गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज नवांकुर डिजी लेसन में आप कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत पुस्तपालन एवं लेखाकार विषय इकाई 2, इसका शीर्षक है साझेदारी में लेखांकन। तो पिछला जो मैंने आपको बताया उससे आगे बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि साझेदार अंतिम खाते बनाते समय कोई त्रुटि कर देते हैं, कोई चीज़ लिखने से रह जाती है या ज़्यादा लिखा जाती है, सामान्यतः पूंजी पर ब्याज कम ज़्यादा लग जाना या ना लगना, लगाना था नहीं लगाया, नहीं लगाना था लगा दिया, तो इसका समायोजन कैसे किया जाता है, इसको भूल सुधार के नाम से जानते हैं। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, ये बताऊंगा। इसी तरह से और भी भूल सुधार होती हैं। आहरण पर ब्याज लगाना, ना लगाना, कम लगाना, ज़्यादा लगाना, किसी साझेदार को वेतन देना भूल जाना, ज़्यादा दे देना, कम देना। कोई भी ऐसी मद होती है जिसमें राशि कम ज़्यादा लिखा गई, इसी तरह की भूल हो गई, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। बच्चों, ये आप ठीक तरह से लाभ हानि नियोजन खाते में आपने देखा होगा कि जितना भी लाभ होता है उसमें साझेदारों से संबंधित मदों का नियोजन करने के बाद हम साझेदारों में बांट देते हैं। तो अब यहाँ ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट तरह से हो जाती है कि यदि हम कोई राशि साझेदारों से संबंधित कम या ज़्यादा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो उसका सीधा सीधा प्रभाव लाभ पर पड़ेगा। लाभ या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, और जब लाभ कम ज़्यादा होगा तो उसका सीधा सीधा हम अंतिम खातों में देखें तो पूंजी प्रभावित होगी। आप उतनी राशि से पूंजी कम या ज़्यादा हो जाएगी, पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। तो साझेदारों से संबंधित कोई भी मद होगी तो लाभ हानि नियोजन खाते में वो लाभ को प्रभावित करती है और लाभ पूंजी को प्रभावित करता है। बच्चों, एक बात और महत्वपूर्ण होती है कि जब साझेदारी फर्म का ऑडिट हो जाता है, ऑडिट बैलेंस शीट तैयार हो जाती है, तो उसको बदलना कठिन काम होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। यदि वो गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारने के लिए अगले वर्ष के प्रारंभ में, अगले साल या जब गलती पता चले उसके सुधारने के लिए भूल सुधार प्रविष्टि कहते हैं, इसको समायोजन प्रविष्टि के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के माध्यम से और आप समझेंगे ठीक ढंग से। तो ये इसका एक सवाल है, परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा, आपकी किताब में भी दिया है। दूसरा प्रश्न आपने थ्योरी वाले अध्याय में पढ़ा होगा, जब मैंने थ्योरी आपको बताई थी कि साझेदार अलग अलग तारीख पर अलग अलग राशि यदि आहरण करते हैं तो उसकी ब्याज की गणना हमें कैसे करनी होगी। तो वो ब्याज की गणना करना मैं आपको बताऊंगा कि यदि साझेदारों ने, कोई भी साझेदार अलग अलग तिथि पर अलग अलग राशि निकालता है तो उसकी गणना करने का क्या तरीका होता है, गणना कैसे, ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो अभी प्रश्नों में ब्याज दिया हुआ था, सिंपल ही राशि दी हुई थी कि एक ही बार उन्होंने अमाउंट विड्रॉल किया, एक ही बार उन्होंने राशि का आहरण किया। तो साधारण तरीके से हम प्रतिशत विधि से ब्याज की गणना कर लेते हैं, लेकिन तिथि अलग अलग हों, अमाउंट पूरे साल भर के लिए हों या 6 महीने के लिए हो, 5 महीने के लिए हो, तो फिर ब्याज का काम करना थोड़ा सा कठिन और समयपूर्ण हो जाता है, समय वो लेता है। तो आज के जो आप वीडियो में मैं जो बताऊंगा ये 2 चीज़ों के लेकर बताऊंगा, और इसके साथ ही इस अध्याय से संबंधित जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं वो लगभग पूरे हो जाएंगे। बाकी सवाल जो आपकी किताब में सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दिए हैं वो अंकों के हिसाब से आप खुद अभ्यास करें, और यदि कोई असुविधा होती है तो व्यक्तिगत तौर से मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या लॉकडाउन का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते आप विद्यालय में आकर के व्यक्तिगत तौर से भी पूछ सकते हैं। इन दोनों के लिए आज का प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न 3 साझेदार हैं, ये आपकी किताब में भी दिया है बच्चों, 2013 में पूछा गया है। नाम बदले हुए हैं आपकी किताब में। यहाँ रेशु, कृष्णा और अकबर एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ हानि बराबर बराबर बांटते। बराबर बराबर का मतलब हो गया 1:1:1, अर्थात 1/3, 1/3 और 1/3।
वर्ष के प्रारंभ में उनकी पूंजी 5,000, 3,000 और 2,000 रुपये थी। अंतिम खाते तैयार करने के बाद ये पता चला कि साझेदारों को पूंजी पर 6% वार्षिक से ब्याज क्रेडिट नहीं किया गया। ब्याज उनको देना था 6% और ये ब्याज देना साझेदार भूल गए। ये गलती इनसे हो गई। यद्यपि साझेदारी संलेख में इसका उल्लेख था, जो उन्होंने साझेदारी संलेख बनाया था उसमें लिखा था कि साझेदारों को पूंजी पर 6% ब्याज देना है, लेकिन ऐसी गलती वो कर गए। और इस तरह की गलतियाँ व्यवहारिक रूप में कई बार हो जाती हैं। और जब कोई गलती हो जाती है तो गलती सुधारने के लिए कक्षा 11 में आपने पढ़ा था भूल सुधार प्रविष्टियाँ, अशुद्धियों का संशोधन पढ़ा था। ठीक वही की वही बात यहाँ पर लागू होती है। आपको उस गलती को सुधारने के लिए आपको समायोजन प्रविष्टियाँ या भूल सुधार प्रविष्टियाँ करना होगी। उन्होंने तय किया कि चिट्ठे में परिवर्तन करने के बजाय इस साल अशुद्धियों को सुधारने के लिए अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजित जनरल प्रविष्टि करने का निर्णय लिया। ये बच्चों 2013 में पूछा गया है। इसका उत्तर मैंने पहले ही लिख दिया है कि कृष्णा के खाते में हमें डेबिट करना होंगे 20 रुपये और अकबर का खाता भी 80 रुपये से डेबिट करना होगा। अर्थात दो साझेदारों के खाते डेबिट होंगे 20 और 80 से, और रेशु का खाता 100 रुपये से क्रेडिट होगा। अब ये कैसे होगा ये आप देखेंगे आपके लिए। तो इसके लिए बच्चों अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले तो अपन गलती को समझ लें कि गलती क्या हुई है, किस चीज़ की हुई है और क्या हुई है। यहाँ हम देख रहे हैं उनकी पूंजी 5, 3 और 2 है, जिस पर 6% की दर से ब्याज नहीं लगाया है। तो 6% यदि मौखिक तौर पर ब्याज निकालें तो मैंने उसका कैलकुलेशन भी नीचे दिखाया है, आप देखेंगे चार्ट में। तो 5,000 का 6% 300 रुपये होता है, 3,000 का 180 होता है, 2,000 का 120 होता है। अर्थात इसको 300, इसको 180 और इसको 120 रुपये ब्याज के मिलना थे, जो नहीं मिले। आप ये भी जानते हैं, पिछले सब वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो साझेदारों के पूंजी खाते में वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ थोड़ी तकनीक की बात है और आपको गलती क्या हुई है, गलती होने के साथ साथ उस गलती का पूंजी खाते में कहाँ लेखा होता है ये भी देखना होता है, तभी वो गलती सुधर सकती है। अन्यथा गलती सुधारने की संभावना कम ही होगी और गलती की जगह और गलती कर बैठेंगे आप। तो ये बात क्लियर हो गई, ब्याज निकाल लिया सिंपल तरीके से। आगे मैंने चार्ट बनाया, चार्ट के माध्यम से और आपको समझाता हूँ चार्ट मैंने कैसे बनाया है। बट मौखिक तौर से बात ये हो गई कि एक साझेदार को 300 रुपये ब्याज मिलना था, दूसरे को 180 मिलना था, तीसरे को 120 मिलना था, जो नहीं दिया है। और हम यदि देते तो ये साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में जाता। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसको हम कहाँ लिखते हैं। अब बच्चों ये 300, 180 और 120 का यदि हम जोड़ देखें तो 600 रुपये हो गए। तो जब हमने ब्याज का लेखा नहीं किया होगा तो 100% लाभ हानि नियोजन खाते पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा बच्चों। लाभ हानि नियोजन खाते में लाभ हमारा 600 रुपये से बढ़ गया होगा, तो इतनी राशि हमने लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखी होगी। दो चीज़ें हो गई यहाँ पर, एक पूंजी खाते के जब लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखा है तो पूंजी खाते में भी नहीं जाएगा। पूंजी खाते में एक क्रेडिट होता है और लाभ हानि नियोजन खाते में डेबिट। तो 600 रुपये से जितने तीनों साझेदारों का ब्याज बन रहा है, हमेशा जितना ब्याज बनेगा उतनी राशि से वो लाभ को प्रभावित करेगा, लाभ बढ़ गया होगा। और ये जो राशि इनको 300, 180 और 120 के रूप में मिलना थी वो लाभ हानि अनुपात में मिल गई होगी। राशि तो उनको मिली होगी बट मिलना किसी अलग अनुपात में थी और मिल किसी अनुपात में, तो गलत हो गया। उस गलती का प्रभाव ये रहने लगा, कृष्णा और अकबर को हमें डेबिट करना पड़ा और रेशु के खाते को 100 रुपये से क्रेडिट करना पड़ा। अब ये चार्ट के माध्यम से आप देखिए, ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए चार्ट ही बनाने होते हैं, चाहे किसी तरह की गलती हो, चाहे पूंजी पर ब्याज कम लगाओ, ज़्यादा लगाओ, नहीं लगा था तो लगा दिया हो, आहरण हो, आहरण पर ब्याज हो, वेतन हो, सभी के लिए चार्ट एक जैसा बनता है। बट यहाँ समझने वाली बात बच्चों ये होती है कि वो राशि को हमें डेबिट साइड में लिखना है कि क्रेडिट साइड में लिखना है और कितनी राशि लिखना है, ये थोड़ा सा हम समझ लें तो आसानी से इस गलती को सुधार सकते हैं। ये प्रश्न पढ़ लिया, अभी मैंने प्रश्न को समझा दिया है। साधारण सी बात है, 3 साझेदार हैं, अलग अलग उनके नाम हैं, अलग अलग उनकी पूंजी है, जिसमें 6% वार्षिक ब्याज निकालना था और वो ब्याज हमने नहीं लगाया, तो क्या पड़ा। अब आप तालिका देखिए, मैंने ये तालिका, इसको समायोजन तालिका बोलते हैं। समायोजन तालिका बनाने का अपना स्वरूप हो सकता है, आप किसी ढंग से तैयार कर सकते हैं।
हमें अंतर की राशि ढूंढना है कैसे भी है। समायोजन तालिका बनाने का कोई विशेष प्रारूप निर्धारित नहीं है, ये हमने अपने हिसाब से तैयार कर ली। आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको आड़े में, वर्टिकल और क्षितिज किसी भी रूप में तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने तीनों साझेदारों के नाम लिख लिए, यीशु कृष्णा, जो प्रश्न होंगे। अभी जैसे मैंने बताया था कि ये गलती हुई है पूंजी पर ब्याज पर हुई है, तो पूंजी पर ब्याज लिख लिया। यहाँ वेतन पर गलती होती तो मैं वेतन लिख देता, आहरण पर ब्याज होता तो आहरण पर ब्याज। जिस चीज़ की गलती हुई है वो लिख लूँगा, ठीक है। यदि मान लीजिए साझेदारों को वेतन देना भूल जाते हैं तो वेतन सी लिखा जाता है, आहरण पर ब्याज लगाना भूल जाते तो आहरण पर ब्याज। जिस चीज़ में गलती हुई है उसका शीर्षक यहाँ डाल देते हैं। अब ये क्रेडिट डेबिट लिखना सबसे टेक्निकल चीज़ होती है इसमें। ये एक कॉलम में मैंने क्रेडिट लिखा है और एक में डेबिट लिखना है। ये सारे प्रश्न के हल की महत्वपूर्ण जड़ है और इससे ही ये प्रविष्टि सुधरेगी। तो अभी बच्चों मैंने जैसे आपको बताया था कि यदि हम पूंजी पर ब्याज देते हैं तो आपने पिछले वीडियो में आपने देखा, जब मैंने आपको पूंजी खाते बना कर बताए थे, तो पूंजी खाते में पूंजी पर ब्याज को हम क्रेडिट में लिखते हैं। सिंपल सी बात है, यदि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देते हैं तो क्रेडिट में लिखते, तो नहीं दिया है तो हमें इतनी राशि, यदि हम सही करते तो 100% रेशु कृष्णा अकबर के खाते में 300, 180 और 120 रुपये क्रेडिट करते, इसका जोड़ 600 होता। ये बात स्पष्ट। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यदि पूंजी पर ब्याज नहीं देना था और नहीं दिया है तो क्रेडिट करेंगे, और देना नहीं था और दे दिया है तो फिर डेबिट करेंगे, फिर अपोजिट साइड जाएंगे इसमें। ये बात, ये लाइन आप अच्छे से याद करें। पूंजी पर ब्याज देना था नहीं दिया है तो यहाँ क्रेडिट लिखाएगा, और पूंजी पर ब्याज नहीं देना था और दे दिया तो फिर डेबिट लिखाएगा, ठीक। ऐसे ही आहरण पर ब्याज क्या होगा, आहरण पर ब्याज अपन जानते हैं बच्चों, साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट में जाता है, तो आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट शब्द आता है। उन पर लगाना था और नहीं लगाया तो डेबिट आएगा, और लगा दिया और नहीं लगाना था तो फिर क्रेडिट शब्द आएगा। ये क्लियर हो गया। ये राशि हमने तालिका में देखो ब्याज की गणना नीचे की है। 500 का 5000 का 6%, 300, 3000 का 6%, 180, 2000 का 6%, ये से आ गया टोटल 600। ये काम सबसे पहले आपको तालिका में करना है। ये प्रश्न में दिया है, कुछ कठिन काम नहीं है। साधारण सी तालिका बनाओ और उस तालिका में सिंपल ही कैलकुलेशन कर लो, और जो गलती हुई है उस गलती को लिख लो आप। पर डेबिट क्रेडिट करना ये थोड़ा सा अकाउंटिंग के स्तर का काम है। इसके लिए तो सिंपल सा रूल्स हो गया, लेकिन यदि पूंजी पर ब्याज लगाना था और नहीं लगाया तो हमेशा क्रेडिट करते हैं, और बाकी चीज़ें फिर इसके अपोजिट चलेंगी। कोई गलती होती है और गलती यदि हमें क्रेडिट करना है नहीं की है तो हमेशा पॉजिटिव चलते हैं, और यदि मान लीजिए विपरीत हो गई है तो फिर नेगेटिव जाते हैं। अब ये क्रेडिट है तो यहाँ हमने देखा कि 600 रुपये जब पूंजी पर ब्याज लगाना था और नहीं लगाया तो 100% बच्चों लाभ हानि नियोजन खाते का जोड़ 600 रुपये बढ़ गया होगा, और ये राशि उनके लाभ अनुपात में बढ़ गई होगी। इनका लाभ अनुपात चूँकि बराबर है, तीनों में यदि मैं बांटूंगा तो 200 रुपये आएगा। देखो मैंने नीचे बांट के दिखाया है, 600 का 1/3 1/3 निकालेंगे तो 200 रुपये आएगा। अब इसको अपन सिंपल ये कह सकते हैं कि इसको 600 रुपये 300 रुपये मिलना चाहिए तो मिले 200, कितने कम मिले 100 रुपये। इसको मिलना चाहिए थे कितने 180, मिल गए 200, 20 ज़्यादा मिल गए। इसको मिलने चाहिए थे 120, मिल कितने गए 280 रुपये ज़्यादा मिल गए। ये इसका सारांश निकला इसका। अब तालिका की ओर फिर वापस चलते हैं। ये समझ में आ गया कहाँ से आया। ये पूंजी पर ब्याज मैंने कैलकुलेट करके लिख लिया, ये ब्याज किया है। सबसे पहले जो गलती हुई है मैंने उसकी राशि कैलकुलेट की और लिख ली, ये आ गया। फिर क्या करते हैं, इस राशि को लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। जो भी प्रश्न में लाभ हानि अनुपात दिया रहेगा, यहाँ चूँकि बराबर बराबर है इसलिए बांट देते हैं। बस सामान्यतः बच्चों यही सवाल हल हो गया है। आगे यदि आप बढ़ना चाहें तो बढ़े, नहीं तो नहीं। यहाँ डेबिट क्यों लिखा, ये क्रेडिट है तो 100% लाभ को हमें डेबिट करना होगा। हाँ, ये ध्यान रखना है, यदि परिस्थिति बस ये डेबिट हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट कब होगा, जब पूंजी पर ब्याज लगाना था और नहीं लगाया तब। यदि मान लीजिए मैं प्रश्न को पलट दूँ और ये बोल दूँ कि साझेदारों को 6% ब्याज दे दिया गया जो नहीं देना था, तो फिर ये डेबिट आता और ये डेबिट हो जाता और क्रेडिट। ये इधर लिखा जाए इधर लिखा जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये इधर पहले कॉलम में ये आ जाए इधर जाए, बट डेबिट क्रेडिट लिखना सही है।
अब आप बच्चों देख रहे हैं ये डेबिट का कॉलम बन गया, ये क्रेडिट का कॉलम हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका क्रेडिट का जोड़ 300 है, डेबिट का 200 है, तो अंतर की राशि 100 रुपये क्रेडिट हो गई। इसके खाते में 300 क्रेडिट करना थे और वो कितने गए होंगे 200, तो अंतर की राशि 100 हुई। इसकी 180 क्रेडिट होना थी, हो गई होगी 200, तो 20 रुपये डेबिट कर देंगे और सेम इसका होगा। तो अर्थात इन दोनों के खाते हमें इतनी इतनी राशि से डेबिट करने होंगे और उसकी राशि से क्रेडिट होगी। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितनी राशि डेबिट होगी उतनी राशि क्रेडिट होगी, क्योंकि दोहरा लेखा का सिद्धांत है कि जितनी राशि हम डेबिट करते हैं उतनी राशि क्रेडिट करते हैं। ये तालिका आपकी बनती है बच्चों। ऐसी तालिका आपको कोई भी भूल होगी, कोई भी गलती होगी, चाहे वो वेतन से संबंधित हो, चाहे आहरण पर ब्याज से संबंधित हो, चाहे पूंजी पर ब्याज से संबंधित हो, चाहे कमीशन से संबंधित हो, सामान्यतः आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज कम ज़्यादा लगा देते। प्रश्न के हिसाब से हम इस चार्ट को ऐसे बना लेते। आप यदि यहाँ तक भी काम कर लेते तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ यदि नहीं आ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सवाल भी हल हो जाता है। अब मेन उत्तर आपका अब शुरू हो रहा है। ये तो केवल तालिका बनाई है, तो मुझे क्या करना है, जनरल एंट्री में करूँगा तो इन दोनों के पूंजी खाते डेबिट कर दूंगा और इसका पूंजी खाता क्रेडिट कर दूंगा। ऐसा करने से ये गलती सुधर जाती है। इसके लिए मैं समायोजन प्रविष्टि करूँगा। देखो ये हल आ गया इसका। ये तो गणना कार्य था, गणना कार्य आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल ही गणना कार्य है। गणना कार्य कर लेना चाहिए ताकि आपको याद रहेगा। ये प्रविष्टि होगी। कृष्णा का पूंजी खाता डेबिट 20 रुपये, अकबर का पूंजी खाता डेबिट। यहाँ देखें आप चार्ट में जाएं फिर से, कृष्णा को 20 से डेबिट करना है, अकबर को 80 से डेबिट करना है और रेशियो के खाते को 100 रुपये से क्रेडिट, और साझेदारों के पूंजी पर ब्याज का समायोजन। ये जनरल एंट्री करते हैं। ये वैकल्पिक विधि है। आप यदि ये प्रविष्टि नहीं कर पा रहे, अंतर नहीं निकाल पा रहे, देखो एक मैंने दूसरी प्रविष्टि भी की है। तो यहाँ मैंने देखो तीनों के खाते इतने इतने से क्रेडिट करने को लिखा है। तीनों के खाते डेबिट कर दिए, तीनों के खाते क्रेडिट कर दिए, और इनका सारांश वही निकलेगा बच्चों। देखो इसका खाता ये 200 डेबिट हो रहा है, 300 क्रेडिट, तो कुल मिला कर 100 ही क्रेडिट हुआ। ये दोनों डेबिट हो रहे हैं और इतनी राशि से क्रेडिट, तो कुल मिला करके ये 20 से डेबिट हुआ और ये 80 से डेबिट हुआ। तो ये दोनों में से कोई एक प्रविष्टि आपको करना है, चाहे ये वाली कर लो चाहे ये वाली कर लो, जो आपको समझ में आ जाए। ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर ही है, इससे भी पूंजी का ये थोड़ा सा विस्तृत रूप हो गया और वो संक्षिप्त रूप हो गया, वैकल्पिक विधि हो गई इसमें। तो दोनों में से कोई एक प्रविष्टि की जा सकती है। यहाँ काम आपका बढ़ गया और वहाँ काम कम हो गया है। तो आप जो तालिका बना रहे हैं इधर आपने जो तालिका बनाई है, तो ये तालिका में यदि आप यहाँ तक भी काम ठीक कर लेते हैं तो भी उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ मैंने इन तीनों लास्ट वाली प्रविष्टि में इन तीनों को डेबिट किया है और इन तीनों को, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। फिर राशियों का कैलकुलेशन तो सही करना ही करना होगा। तो ये बच्चों कहलाती है भूल सुधार के लिए, भूल सुधार के लिए। ये भी बोर्ड परीक्षा में इसका क्वेश्चन थ्योरी का भी कई बार आ चुका है, सवाल का भी आ चुका है। ये हाँ भूल सुधार वाले। अब अगला प्रश्न आहरण पर ब्याज के लिए। आहरण पर ब्याज के लिए बच्चों मैंने आपको थ्योरी में नियम लिखवाया था कि यदि कोई साझेदार हर माह की पहली तारीख को, ध्यान से सुने, हर माह की पहली तारीख को पूरे साल भर एक समान राशि निकालता है, एक समान राशि निकालता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई साझेदार 1000 रुपये हर महीने की पहली तारीख को निकालता है, तो बच्चों साल भर में 12,000 रुपये। अब मैं कहूँ कि 10% की दर से ब्याज निकालो, तो आप यदि अलग अलग निकालेंगे तो पहले जनवरी पे आप 12 महीने का ब्याज निकालेंगे, फिर फरवरी पर 11 का, फिर मार्च का 10 का, इस तरह से निकालेंगे तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत गणना कार्य करना पड़ेगा। इसकी एक शॉर्टकट मेथड है, ये नियम है कि कोई साझेदार हर महीने की पहली तारीख को एक समान राशि का आहरण करता है, तो कुल आहरित राशि कितनी हुई? 12,000। 12,000 पर निर्धारित दर जो प्रश्न में दी रहेगी, मान लो 12% दी है, तो 12,000 गुणित 12 गुणित 6.5, अर्थात औसत 6.5 माह का हमें ब्याज निकाल लेना चाहिए। नियम क्या हो गया? यदि कोई साझेदार हर महीने की पहली तारीख को एक समान राशि पूरे साल भर आहरित करता है,
तो कुल आहारित राशि पर निर्धारित दर से 6.5 माह का ब्याज निकालेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि अपन अलग अलग निकालेंगे। ये पहली कंडीशन के हो गए। तो आप 12,000 का 12,000 गुणित 12 गुणित 6.5 माह बटे 100 गुणित 12 हल करेंगे तो उतना ही ब्याज आएगा जितना कि आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसे ही मान लीजिए हर माह की आखिरी तारीख को निकालता है वो, तो बच्चों यहाँ भी ठीक उसी तरह से हल करेंगे। कुल आहारित राशि पर 5.5 माह का ब्याज निकालेंगे और तारीख बदल गई। पहली तारीख को तारीख पहली होना चाहिए और हर वर्ष राशि समान होना चाहिए, ध्यान रखना है, ये कंडीशन लागू होती है। और आखिरी है तो फिर 5.5 माह और बीच में निकालता है तो औसत 6 महीने का ब्याज निकालता है। तो आपकी किताब में एक सवाल दिया है, पहला ही सवाल है आहरण पर। तो एक में वो पहले तारीख को आहरण कर रहा है बमन नाम का साझेदार, 24,000 का निकालना है आपको, तो औसत 6.5 माह का निकाल लेना। दूसरे में आप 5.5 का निकाल लेना और मध्य में कर रहा है तो 6 का निकाल लेना, तो आपका उत्तर है। और वैसे आप गणना कार्य करेंगे तो पूरे 12 महीने का आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा, समय भी खराब होगा और आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगी। अब प्रश्न है कि यदि साझेदार ने अलग अलग तारीख अलग अलग महीने में और अलग अलग राशि का आहरण किया है तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ भी वो ये कि आप अलग अलग महीने की अलग अलग राशियों पर अलग अलग ब्याज को निकालो, उसका गणना करो, तो यहाँ भी बहुत लंबा समय लग जाता है, मेहनत भी बहुत होगी, समय भी खराब होगा आपका। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है। तो यहाँ देखिए उदाहरण से मीरा एक फर्म में साझेदार है जिसने 31 दिसंबर 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान ये राशियाँ को निकाली हैं उसने। तो 1 फरवरी को 12,000 रुपये निकाले, अप्रैल 30 को 6,000, जून 30 को 9,000, अगस्त 31 को 12,000, अक्टूबर 1 को 8,000 और दिसंबर 31 को 7,000, ऐसे उसने पैसे निकाले। और उसने जो आहरण किया उस पर 9% प्रतिवर्ष वार्षिक या सालाना की दर से ब्याज लगता है। ब्याज की दर बच्चों प्रश्न के हिसाब से ही होती है आहरण पर, और पूंजी पर हमने ही बदलना होती है। केवल ऋण पर ब्याज हमेशा 6% रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो अभी आप यदि मैं आपसे हल करने को कहूँ तो आप फरवरी के महीने गिनेंगे, फिर 12,000 का निकालेंगे, फिर अप्रैल के गिनेंगे, फिर अलग अलग करेंगे, तो आपको बहुत मेहनत और समय लग जाएगा। तो इसमें एक आहरण पर ब्याज निकालने के लिए एक विधि होती है जिसको गुणनफल विधि कहते हैं। ये ओटी में क्वेश्चन पूछा गया है। आहरण पर ब्याज निकालने के लिए गुणनफल विधि सबसे लोकप्रिय विधि होती है। चाहे कोई साझेदार कभी भी पैसा निकाले, कितना भी निकाले, कैसे भी निकाले, गुणनफल विधि से बहुत बढ़िया तरीके से आहरण पर ब्याज की गणना हो जाती है, जल्दी हो जाती है, सरल होती है और लोकप्रिय भी होती है। ये ध्यान रखेंगे, आहरण पर ब्याज निकालने के लिए गुणनफल विधि का इस्तेमाल किया जाए। अब इसका उत्तर देखिए बच्चों, आप मैंने कैसे, इसके लिए मैंने गुणनफल तालिका आपको बनाना हो। ये दोनों कॉलम माह और रकम, ये तो प्रश्न के हिसाब से ही हैं, ये प्रश्न की कॉपी करना है आपको, कोई याद नहीं करना है। ये प्रश्न में दिए हैं, महीने दिए हैं, तो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, ये सब, ये राशि भी दी है। अब जो कुछ करना है आपको यहाँ करना है, इतना सा काम, बहुत सरल काम है, कोई कठिन काम। माह की संख्या निकालना है और फिर गुणनफल निकालना है। माह की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे वो कह रहा है 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, तो अब यहाँ चूँकि उसने फरवरी में निकाला, तो फरवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए यहाँ लिख लेंगे। अब फरवरी से अपन दिसंबर तक गिनेंगे तो 11 महीने होते हैं 1 फरवरी से। यहाँ बच्चों 30 अप्रैल को निकालें तो मई से गिनेंगे। 30 अप्रैल काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना है। कोई महीने का आखिरी डेट हो गई तो फिर अगले महीने से ही काउंटिंग शुरू होती है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने हुए। फरवरी से गिने तो फरवरी, केवल जनवरी गया तो 11 महीने हुए। जून को निकालें तो जून नहीं आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हुए। 31 अगस्त को निकालें, अगस्त नहीं हुआ काउंट, अगस्त का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हुए। 1 अक्टूबर को निकालते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने हो गए। और 31 दिसंबर को निकालें तो 0, यहाँ 0 लिखना जरूरी है बच्चों, ऐसा नहीं कि नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे, 0 माह ही लिखाएगा क्योंकि गुणा अपने को करना होता है। तो ये माह की संख्या अपन बड़ी सावधानी पूर्वक निकालेंगे। ये 2 पहले कॉलम जो हैं, गुणनफल तालिका जो बनाई है वो ऐसी ही बनती है। महीने लिख लेते हैं, कौन से महीने में निकाला है, तारीख सहित लिखते हैं। रकम प्रश्न में दी रहेगी, आसानी से लिख लेंगे अपन। माह की संख्या थोड़ी निकालते समय आपको सावधानी रखना है, क्योंकि
यदि आखिरी तारीख दी है किसी महीने की तो उस महीने को फिर काउंटिंग में नहीं लेते क्योंकि उस महीने का ब्याज लगेगा ही नहीं, तो आखिरी में निकाल रहा है, ब्याज तो अगले महीने से लगेगा। तो यहाँ ये मैंने महीने निकाल। अब आपको गुणनफल का, गुणनफल किस किस का करना है बच्चों, ये जो राशि और ये महीने इनका गुणा कर देंगे, इसको गुणनफल बोलते हैं। मैंने 12,000 गुणित 11 करेंगे तो 1,32,000 आएंगे, 6,000 गुणित 8 करेंगे तो 48,000 आएंगे, 9,000 गुणित 6 करेंगे तो 54,000 आएंगे, 12,000 गुणित 4 करेंगे तो 48,000 आएंगे, 8,000 गुणित 3 करेंगे 24। यहाँ ध्यान रहे 7,000 गुणित 0 तो 0 ही आएगा, ठीक है, 7,000 नहीं लिख देना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो इस तरह से आपका गुणनफल तैयार हो गया। सरल काम है, तालिका एक बार देख लें, पढ़ लें, इस तरह के कोई भी प्रश्न बना लें अपने हिसाब से, 2 महीने 3 महीने, चाहे इतने साझेदारों का बना सकते हैं, 1 साझेदार 2 साझेदार 3 साझेदार, सबका अलग अलग बनेगा। लेकिन तो ये गुणनफल तालिका आपकी बन गई। क्लियर हो गया। ये 2 चीज़ें तो आपको याद करना ही नहीं, याद करने की कोई चीज़ें नहीं है, प्रश्न में लिखे हैं। ये गणना कार्य है, महीने सबको आज पते होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से 1 महीने आप उसको घटा देते हैं जितने हो जाए, ये गुणनफल होता है, इसको गुणनफल बोलते हैं। और फिर इसका जोड़ लगा लेते हैं, ऐसा आप कर लेते हैं। ये गुणनफल विधि सभी परिस्थितियों में आहरण पर ब्याज निकालने के लिए उपयोगी होती है। कोई सी भी किसी भी तारीख को साझेदार ने कितनी भी राशि का आहरण किया हो, ये हमेशा उपयोगी होती है। बट वो जो मैंने 3 नियम बताए, यदि वैसा है तो फिर ये गुणनफल तालिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, उस विधि से आप करके आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसका सूत्र देख लो। आहरण पर ब्याज बराबर क्या होता है, गुणनफलों का योग गुणित दर, प्रश्न में होगी, गुणनफलों का योग आपने तालिका से निकाला होगा, बटे 100 गुणित 12 होगा, ये ध्यान रखना है, 12 नहीं भूलना है इसमें। गुणनफलों का योग बच्चों कितना आया, 3,06,000 आया, प्रश्न में दर 9 है, बटे 100 गुणित 12 करूँगा तो 2,295 रुपये साझेदार को आहरण पर ब्याज देना होगा। इस तरह से हम आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। तो अब आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे शॉर्ट भी दिए हैं, अनशॉर्ट भी दिए हैं, अन्य किताब में दिए हैं। तो आप गुणनफल विधि से कई प्रश्नों का अभ्यास रफ कॉपी पर करें। ऐसे ही भूल सुधार वाले में भी देखें आप, एक सैंपल के तौर पर, नमूनों के तौर पर आपको दे दिया है, दोनों भी याद हो जाए। तो इस तरह से बच्चों साझेदारी लेखांकन का ये प्रायोग वाला भाग, जो व्यवहारिक प्रश्नों वाला भाग आज समाप्त हो गया है। अगली इकाई के लिए अपन आगे बढ़ेंगे और आप ये सब नोट करते जाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आप नियमित रूप से